कल्पनाओं का संसार सुंदर हो सकता है लेकिन उसमें जिया नहीं जा सकता। वास्तविकता कड़वी है लेकिन उसे छोड़ा नहीं जा सकता। पढ़ करके उसको पढ़ना सिखाया, बच्चे को पढ़ा है फिर उसको पढ़ना सिखाया। बच्चा जब आपके ऑफिस में आता है तो उसके पैरों के निशान देख करके मैं बता सकता हूं कि ये बच्चा इस प्रॉब्लम में है। उसके अंदर कंफर्ट जोन धीरे धीरे छुटवाने का प्रयास करो कि यार गुरुकुल पद्धति से आप पढ़ाई करने की कोशिश करो मेरे भाई। मैं हमेशा कहता हूं कि यार नवाचार व्यक्ति के अंदर है, नकल में नवाचार नहीं है। मेरी प्रेरणा मेरी अनपढ़ माँ थी। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। आपके अपने नवजीवन साइंस ग्रुप सीकर राजस्थान से मैं अतुल भारद्वाज, और आज आपकी मुलाकात एक ऐसी शख्सियत से कराने जा रहा हूं जो शिक्षा नगरी सीकर ही नहीं अपितु संपूर्ण राजस्थान में किसी परिचय के मोहताज नहीं है, और जिन्होंने शिक्षा के क्षेत्र में कई कीर्तिमान स्थापित किए हैं। आपके व्यक्तित्व के लिए बस यही कहना चाहूँगा कि सुंदर सुर सजाने को मैं साज बनाता हूँ, नौसिखिए परिंदों को मैं बाज बनाता हूँ, और समंदर तो परखा है हौसले पंछियों के, मैं तो डूबती कश्तियों के जहाज़ बनाता हूँ। और कोई बनाए तो बनाए चाहे चांद पे बुर्ज खलीफा, मैं तो कच्ची ईंटों से ताज बनाता हूँ, मैं तो कच्ची ईंटों से ताज बनाता हूँ। और नौसिखिए परिंदों को बाज बनाने वाले और बच्चों के अंदर छुपी हुई विलक्षण प्रतिभा को तराश कर उसे एक बेहतर और कामयाब इंसान बनाने वाले व्यक्तित्व नवजीवन साइंस ग्रुप के ऑनरेबल डायरेक्टर मिस्टर शंकर लाल बगड़िया सर आज हमारे बीच उपस्थित है। नमस्कार अतुल जी। सर, नवजीवन साइंस ग्रुप की कई ब्रांचेस है, जिसमें नवजीवन RBSC, नवजीवन CBSC, नवजीवन डिफेंस एकेडमी, नवजीवन महाविद्यालय और कौटिल्य IIT एकेडमी। तो सर, शुरुआत से ही इनका रिजल्ट जो अभी देखा गया 2023 का, वो बेहद ही उम्दा रहा है। तो इसी के ऊपर हम चर्चा करेंगे और आपसे भी कुछ बातें करेंगे। तो सर, नवजीवन RBSC स्कूल की हम बात करते हैं सबसे पहले। तो नवजीवन RBSC स्कूल की स्थापना आपने 2007 में की, और उसके बाद से 2007 के बाद से और अब तक सर बेहद जो रिज़ल्ट है वो बेहद ही उम्दा मिल रहे हैं, और IAS अधिकारी आपने दिए हैं कई। तो सर, मेरा क्वेश्चन ये है कि ऐसी क्या घुट्टी पिलाते हैं आप जो नवजीवन के छात्र इतना बढ़िया रिजल्ट देते हैं सर? अतुल जी, बात आपने जो शुरू की है जी सर, वो उस पॉइंट को छेड़ के शुरू की है जिसने मेरे जीवन में जीने का एक जज्बा दिया है। पॉइंट वो ये है कि 2007 से एक जुनून के साथ ये काम करने के लिए मैं इस काम में लगा था, मेरी पूरी टीम के साथ। बहुत छोटी टीम हुआ करती थी उस समय। उस समय मैं सोचता था, आपने कभी खलील जिब्रान को पढ़ा हो तो, खलील जिब्रान साहब अच्छे दार्शनिक थे। उन्होंने जीवन के अंतिम समय में एक बात कही थी कि उनसे किसी ने पूछा कि आपके जीवन के रिग्रेट्स कोई है तो बताएं। तो उन्होंने कहा, मेरे जीवन में एक ही रिग्रेट्स है कि मैं सबसे पहले अपने देश को बदलना चाह रहा था, देश के बाद में मैं समाज को बदलना चाह रहा था, समाज को बदल के फिर उसके एग्जाम्पल से मैं मेरे परिवार को और खुद को बदलना चाह रहा था। ओके। जब मैं मृत्यु सैया पे हूँ, खलील जिब्रान साहब ने कहा, तो मुझे लग रहा है कि मैं बिल्कुल उल्टा था। मुझे सबसे पहले अपने आप को बदलना चाहिए था, फिर मेरी प्रेरणा से मेरा परिवार बदलना चाहिए था, परिवार से समाज और समाज के उदाहरण से देश बदलता। बिल्कुल। तो निश्चित रूप से शुरुआत बहुत छोटे से की जी सर, और खुद के साथ तपस्या करने की शुरुआत थी वो मेरी, कि मुझे खुद पहले अपने आप को तपाना है। तब पहले अपने आप को खुद को तपाना है। बिल्कुल। और जब तक मैं खुद नहीं तपूंगा तब तक मैं मेरे बच्चों को नहीं तपा पाऊंगा। क्या दे पाएंगे? बिल्कुल सही। आप यदि नंगे पैर खुद नहीं चल सकते तो उस रास्ते पे अपने बच्चों को चलाने की आपको कला नहीं सिखा सकते आप। बिल्कुल सही है। तो निश्चित रूप से अतुल जी, उस प्रेरणा को मैं साथ लेकर के जिया। 2007 से ही मुझे पता था कि एक सामान्य विद्यार्थी जब मेरे पास आते थे बाड़मेर से हर जगह से, उन बच्चों को मैं, आज आपने जब ये पूछ लिया कि नवजीवन के रिजल्ट्स के प्रति क्या आप उनको घुट्टी पिलाते हैं, मैं आपको विनम्रता के साथ कहता हूं कि घुट्टी नहीं पिलाता। मैं बच्चों को पढ़ाता भी नहीं हूं, मैं बच्चों को पढ़ता हूं। आप बच्चों को पढ़ते हैं? सिर्फ एक काम करते हैं, मैं और मेरी टीम भी उसी सिलसिले पे चल पड़ी है। जी सर। जो सबसे पहले मैं इनको कहता हूं कि बच्चे को पढ़ो यार, आप इसको पढ़े बिना क्या पढ़ाओगे इसको? ये बहुत तगड़ी बात है सर, ये बहुत लॉजिक वाली चीज है। तो बच्चे को पढ़ना, प्रत्येक बच्चे को पढ़ना, यदि एक शिक्षक काम में लग जाए, उसको पढ़ करके फिर उसको उसके हिसाब से उसके लिए काम करने लग जाए, फिर अलग अलग बच्चे का अलग अलग मोटिवेशन का क्राइटेरिया है।
जी सर। और जिस दिन आप उस पॉइंट को, उस बच्चे के उस पॉइंट को छू गए, उस दिन उसको कालिदास बनने से कोई नहीं रोक सकता। मैं इसी सीढ़ी से और इसी दिशा में और इसी मार्ग पर चलने का मैंने मेरे जीवन में प्रयास किया, जिसका परिणाम आरबीएससी के हिसाब से देख लो, चाहे आप किसी भी फील्ड में देख लो। जी सर। निश्चित रूप से यदि आप बच्चे को पढ़ने का प्रयास करते, मैं बच्चों को भी कहता हूं कि यार पढ़ाई वढ़ाई सब अपने आप हो जाएगी। जिस दिन मेरा बच्चा का वो पॉइंट में, मैं या मेरी टीम का कोई भी सदस्य वो पॉइंट छू जाएगा, उसको छूने का प्रयास करेंगे अपन, वो मिलेगा उसके अंदर। प्रोफेशनलिटी के तो देखो अलग अलग तरीके होते हैं, वो मुझे नहीं आते। जी सर। लेकिन कब करना होता है, प्रत्येक बच्चे तक कैसे पहुंचे, सेमिनार के द्वारा अपन कैसे बताएं उनको, और वो रिजल्ट की जो परंपरा थी वो अतुल जी आज भी चल रही है। वही चीज मैं कह रहा हूं कि सर जो 2007 से आपने जो सोच रखी थी रिजल्ट वाली, वो आज तक 2007 में पहला बच्चा जिसके 82-83% शायद 10th क्लास में थे, जी सर, उसको बोर्ड मेरिट में 12वीं रैंक पे लेके आए। आप क्या बात करते हो। और मतलब उसके साथ बच्चों के साथ जी करके काम किया। सर ये 5 बार जो लगातार मेरिट्स थी, हर साल अतुल जी मेरिट रही हैं। जी सर। एक बार एक साल चुके हैं, मैं आपको थोड़ा सा ब्रीफ और कर दूं। जी सर। उस और जब 3 मेरिट घोषणा कर दी तो 3 में से 2-1 अपने होती रही है। साइंस के लिए काम किया अपने, और बहुत अच्छे से काम किया। और आज भी कहता हूं जी सर, ऐसा काम मैं ये कहता हूं कि राजस्थान में सब करते होंगे मेरी तरफ से, लेकिन मैं इन सबसे अलग करने का प्रयास करता हूं। और वो सिर्फ और कामयाबी भी मिल रही है सर आपको। बिल्कुल। आप एक बच्चे के अंदर 3 चीजें हैं अतुल जी। जी सर। यदि आपको यदि पढ़ना है उस बच्चे को, तो उसके अंदर 3 चीजें हैं। जी। देखो, एक तो उसके अंदर एनर्जी है, एक उसके अंदर इमोशंस हैं, और एक उसकी बॉडी है। जी सर। यानी शरीर, ऊर्जा और उसकी भावनाएं। आप इन तीनों की यदि उसको पढ़ करके एक साथ कंबाइन कर देते हैं तो वो पेचकस बन जाता है। और पेचकस आप किसी मशीन को खोलेंगे, नाखून से खोलेंगे तो आपका नाखून टूट जाएगा। बिल्कुल। और जब आपको पेचकस मिल जाए तो इजी वे में खुल जाएगा। इजी वे में खुल जाता है। तो मैं कहता हूं कि आप उस बच्चे को पढ़ कर बॉडी, एनर्जी और इमोशंस का एक ऐसा सिस्टम बनाएं कि तीनों अलग अलग दिशा में नहीं हो। इमोशंस कहीं जा रहे हैं, उसकी बॉडी कुछ ही बता रही है, फिर वो सही नहीं रहता। ऊर्जा कहाँ लगा रहा है वो, ऐसे नहीं होता। बिल्कुल। वो एक ये सब आपको ये सब डूब के करना पड़ता है। एक शिक्षक को ये सब काम डूब के करने पड़ते हैं। फिर उस बच्चे को ऐसा भी नहीं है कि आप उसको, मैं हमेशा कहता हूँ मेरे बच्चों को कहता हूँ कि बेटा 0% आपकी चिंता है तो आपका 0% रिजल्ट है। और यदि 100% भी आपने ले रखा है, तनाव ले रखा है, तो भी 0% रिजल्ट है। तो उसको तनाव मुक्त हो है ना, बीच में रखो उसको। हाँ। और उसका वो इमोशंस पकड़ करके आप रिजल्ट बनाने के लिए जब लगेंगे तो आपको बहुत, आप इतना अच्छे से कर जाएंगे कि आप कल्पना ही नहीं कर सकते। पता भी नहीं चलेगा सर, ये स्वतः इजी। लेकिन ये काम करना पड़ता है, बच्चे को पढ़ करके पढ़ाना पड़ता है। पहले बच्चे को पढ़ो, उसके बाद उसको कहो कि यार तू पढ़ लेगा बेटा, आपका काम हो जाएगा। लेकिन पहले तेरा यार वो अंदर का वो जगह, तेरे अंदर जो कुछ है, फिर लगा उसको इस काम में। जबरदस्ती अपन उस पर थोप देंगे तो नहीं होता। और ये काम आप किसी बच्चे में ये जज्बा भर दो, ये आपकी खुद की औकात होनी चाहिए, ये उस टीम की स्पिरिट होनी चाहिए। उस टीम के अंदर एक एक चीज, मेरा एक एक बच्चा उसके बाद जाने के बाद कहता कि सर हो सकता है उस समय हम थोड़ा बहुत भी हमें ये लगा कि सर हमारे साथ ये ठीक नहीं हो रहा, लेकिन जब हम यहाँ से गए तो ये देखा कि यार जीवन को जीने की कला सीख गए। ये मैं ईश्वर को साक्षी मान के ये बात कहता हूँ। नवजीवन और नवजीवन की टीम में अतुल जी यही काम किया है और बड़ी सुंदर तरीके से किया है। और इसका प्रमाणित सत्य यह है कि ऐसा नहीं है कि एक बार रिजल्ट आ गया। दूसरा प्रमाणित सत्य ये नहीं है कि उसकी प्रतिबद्धता ये नहीं है कि एक बार 12th में ही रिजल्ट आ गया, उसका जीवन पर्यंत रिजल्ट है उस बच्चे का। तीसरा यह है कि ऐसा नहीं है कि एक बार उसको आप डंडे के जोर पे मेहनत करवा दी, नहीं, वो जीवन पर्यंत उसी जीवन को जीता है। और हर बच्चा सर हर साल अच्छे रिजल्ट आपको मिलेंगे। आप ये देखो, यदि 2023 की आप बात करें तो 23 में आकाश चौधरी, बिल्कुल सर, अभी दिल्ली यूनिवर्सिटी में है और बहुत अच्छे से काम कर रहा है। 99% के साथ ऑल राजस्थान फर्स्ट रैंक थी उसकी, बिल्कुल टॉपर था सर। उसके पिछली साल से बात करें अपन तो समीर चौरड़िया 99% के साथ उसकी फर्स्ट रैंक थी, वो भी डीयू में है। और इन बच्चों का जज्बा जो मैं हर दिन बात करता रहता हूँ, इनसे बीच बीच में बात होती रहती है, तो ये करेंगे आपको, ये पूरा प्रमाणित सत्य है। आप इसके पहले आप बात करो तो अरुण बिश्नोई 98.40 के साथ 2021 बैच में था तो वो आज डीयू में है। आप एक एक जगह मिलेंगे बच्चे,
आपको एक एक जगह मिलेंगे। आप उसी रिजल्ट के रूप में बात करें, मनोज कुमावत या किसी की भी बात करें, या परसेंटेज वाइज आप बात करना चाहें, अब वो 95% आपने 25 स्टूडेंट दिए लास्ट ईयर के रिजल्ट में। बिल्कुल सर। सब बच्चों का। दूसरी बात जो कहना चाहता हूं, ये प्रत्येक बच्चे का जरूरी नहीं कि वो 60% वाला तो 80% पे गया है, 80% वाला तो 90 पे गया है, 90 वाला तो वो ग्रोथ हुई उस बच्चे ग्रोथ की है। और सबसे बड़ी चीज की ग्रोथ जो है ना, उस बच्चे को पढ़ना सिखाया है, पढ़ करके उसको पढ़ना सिखाया। बच्चे को पढ़ा है, फिर उसको पढ़ना सिखाया, और फिर जीवन की लड़ाई में कैसे शामिल हुआ जाता है, ये उसको देने का पूरा प्रयास पूरे मनोयोग के साथ में और मेरी टीम करती है। यही घुट्टी है जो नवजीवन पिलाती है। आज आपके साथ इस रहस्य को मैंने उजागर कर दिया है सर ने। ठीक है, सबके साथ बात कर रहे हैं, तो निश्चित रूप से इस प्रेरणा को और इस जज्बे को कभी नहीं छोड़ेगा। वो कायम रहेगा सर, हमेशा नवजीवन कभी नहीं छोड़ेगा, कभी नहीं छोड़ेगा, इस सांस तक, इस जीवन में नहीं छोड़ेगा, बिल्कुल कभी नहीं छोड़ेगा नवजीवन। और सर मैं नेक्स्ट क्वेश्चन मेरा ये था कि नवजीवन हमेशा नवाचार के ऊपर सजग रहता है, हमेशा नवाचार करता रहता है, और आरबीएसई के साथ साथ में सीबीएसई के अंदर भी ये अभी अनवरत रूप से जारी है। तो सीबीएसई को आप किस तरीके से इसमें रिजल्ट्स कैसे देखते हैं सर? अतुल जी, सीबीएसई लास्ट ईयर जब स्टार्ट किया था जी सर, तो निश्चित रूप से इस देश की बहुत सी स्कूलों को मैं देख के आया था, जो टॉपेस्ट विजिट किया पूरी ऑल ओवर कंट्री, जी कलकत्ता, लखनऊ और यहाँ सब जगह जाके आया। जी सर। विदेश में मैंने 2 देशों की यात्रा की, वहाँ की स्कूलें देखी और एक एक स्कूल में जीने का प्रयास किया। समग्र रूप से सब चीज़ों को मैंने देखा तो समझा। जी सर। क्योंकि मैं हमेशा कहता हूं कि यार, नवाचार व्यक्ति के अंदर है, नकल में नवाचार नहीं है। और वही नवाचार, वही इनोवेशन उस बच्चे में से निकालना पड़ता है। उस बच्चे के ब्रेन को आप क्या देते हो? मैं हमेशा मेरे टीचर्स को ये कहता हूं, आप अपने ब्रेन में को 2 चीजें दे सकते हो। जी सर। आप अपने ब्रेन को कमी बता दोगे, कि आपने कमी बता दी कि यार मैं टॉप नहीं कर पाया, तो आपके ब्रेन को बता दिया आप एक कमी बता सकते हैं। पहला काम ये कर सकते हैं। तो यदि आप अपने ब्रेन को कमी बताएंगे तो कि मैं टॉप नहीं कर पाया, मेरे पास यार इतने पैसे नहीं है, तो आपके विचारों के बादल आएंगे जाएंगे और ब्रेन कुछ नहीं कर पाएगा, घूमता रहेगा, बस एक विचारों के बादल के अंदर खो जाएगा, उसको कुछ नहीं मिलेगा। जैसे बता देना, मशीन घूम घूम करती रहेगी, उसका आउटपुट जीरो आएगा, वहीं के वहीं घूमती रहेगी। यदि उसी ब्रेन को दूसरा काम आप ये कर सकते हैं, उसको समस्या बता सकते हैं। यहां से गर्म हवा आ रही, आपको तुरंत पता लग गया कि इधर आग लग गई, तो ब्रेन को जैसे समस्या आई, उसने तुरंत आपको निर्देशित किया कि आप भाग जाओ, यहां से भागो यहां से। उसने निर्देश दिया ना, भागने के लिए तुरंत निर्देश दिया। आपने ब्रेन को समस्या बताई कि यार ये चीज, इसको मुझे बहुत बेस्ट तरीके से कैसे करना है, एक इनोवेशन करना है, कि मुझे ये बनाना है, तो वो इतनी उसके समाधान सॉल्यूशन बताएगा, यार इसको ऐसे कर लें, इसको ऐसे कर लें, और करते करते वो एक इनोवेशन ऐसा निकल जाता है कि जिसको आप कभी सोच ही नहीं सकते कि यार ये मेरे हाथ से हो गया क्या। ये आरबीएसई के रिजल्ट इनोवेशन ही है, नवाचार ही है। बिल्कुल। कभी एक 60% वाले बच्चे पे प्रैक्टिकल कर लेता हूं मैं, कभी एक ऐसे बच्चे पे प्रैक्टिकल कर लेता हूं जिसके पिता एक्सपायर हो गए और वो बिल्कुल डिप्रेशन में, कुछ नहीं कर सकता, उसको उसका अंदर से हिला करके और उसको इस तरह से, उसकी ब्रेन में क्या डाल रहे हो यार? ब्रेन में कमियां हैं तो उसके विचारों का पुल घूमता रहेगा। ब्रेन में समस्या बताएंगे, यार देख तुझे काम करना पड़ेगा, तेरी समस्या यह है कि तेरे पिता नहीं है, तेरे पर परिवार की जिम्मेदारी है, इस समस्या का समाधान कैसे ढूंढेगा तो उसका ब्रेन उसको निर्देश देगा कि तू पढ़, तू काम कर, अपने आप इनोवेशन हो जाता है। बच्चे का बैकग्राउंड वगैरह आपको पता रहता है सर? जैसे बच्चे का बैकग्राउंड पढ़ना पड़ता है। बिल्कुल, आपको मैंने कहा ना, बच्चे को पढ़ना है, इसका मतलब बैकग्राउंड तो बहुत छोटा काम है। उसकी चाल से, उसके चलने से, बच्चा जब आपके ऑफिस में आता है तो उसके पैरों के निशान देख करके मैं बता सकता हूं कि ये बच्चा इस प्रॉब्लम में है, ये इस प्रकार की गलती कर सकता है, या किसी ने बताया तो ये गलती ये कर सकता है कि नहीं कर सकता है। इतना आपको पढ़ना पड़ता है, इतना पढ़ना ही पड़ता है। ये एक्सरे मशीन जब आती है तब सीबीएसई के नवाचार अपने आप हो जाते हैं। मैं हमेशा कहता हूँ, प्रेमचंद एक बात कहते थे। जी सर। मुंशी प्रेमचंद जी, बहुत अलग से मैंने पढ़ा, तो उनको बहुत एक बात कहते, कोई भी व्यक्ति अच्छा या बुरा नहीं है कि आप अच्छे हो आप बुरे हो, ऐसा कुछ नहीं है। प्रत्येक व्यक्ति अच्छा और बुरा है। हो सकता है किसी में अच्छाई 70% है, किसी में 30% बुराई है, किसी में 30% अच्छाई है, 70% बुराई है।
आप उस बच्चे को ट्रेन करो कि यार इस जीवन के संसार के झमेले में तुझे जिंदगी में प्रत्येक व्यक्ति से टकराना, लेकिन उसकी अच्छाई को पकड़ने की अक्सर मशीन तेरे पास आ जानी चाहिए, बुराई को दूर रखने की परिभाषा तेरे पास आ जानी चाहिए। उसी दिन से वो बच्चा इनोवेशन करने लग जाता है। उसका कंफर्ट जोन छुटवा दो, कंफर्ट जोन से बाहर आ गया, बाहर निकालना तो पड़ेगा। बस फिर कंफर्ट जोन छुटवा दो, उसको इमोशनल गोल तय करवा दो, आपका नवाचार अपने आप करेगा। किसी को टॉप करना है, या आपने कह दिया अतुल जी मुझे तो स्कोडा गाड़ी खरीदनी है, बहुत पैसे वाली गाड़ी खरीदनी, ठीक है खरीदनी तो प्रयास करोगे प्रयास आप, करना। लेकिन क्यों खरीदनी है? मुझे मेरे मम्मी पापा को उसमें बिठा करके घुमाने ले जाना है, तो इमोशनल गोल हो गया ना। इमोशनल गोल आपसे काम करवाता है, केवल सिंपल गोल काम नहीं कर। तो एक तो बच्चे का इमोशनल गोल सेट करवाता हूं पहले, ये इनोवेशन सब उसी चीज के सीबीएसई में। आप उस आजकल के बच्चे का इमोशनल गोल सेट कर दो, आप क्या बात करते हो, नवाचार अपने आप करेगा। लेकिन उसको बोलो धैर्य से करना पड़ता है। उसके अंदर कंफर्ट जोन धीरे धीरे छुटवाने का प्रयास करो कि यार गुरुकुल पद्धति से आप पढ़ाई करने की कोशिश करो मेरे भाई। आप पेरेंट्स को ये इस बात कन्विंस करने लग जाओगे कि यार पहले भी राजा महाराजा जब हुआ करते थे तो वो अपने बेटे को गुरुकुल में पढ़ने के लिए भेजते थे, उसको लकड़ियां बीननी पड़ती थी, सब काम करने पड़ते थे कि यार तो जीवन के उस धरातल को देख के तो आ, बिल्कुल चाहे वो राजा का ही बेटा क्यों ना हो उसको भेजना पड़ता था जी। एक परंपरा थी। आजकल उसको स्कूल में तो भेजते हैं, ये पेरेंट्स को समझाना पड़ता है, लेकिन स्कूल में वो उसी राजा के दरबार में जैसा स्कूल होना चाहिए। तो यार आपका दरबार छोड़ करके नए दरबार में इसको बिठा रहे हो, क्या ये सीखेगा? नहीं सीखेगा। तो गुरुकुल पद्धति से पढ़ाना शुरू कर देते हैं, और मस्तिष्क को क्या देना है। और एक बच्चा गलती करता तो उसको ये कहो कि यार गलतियों को हमेशा ध्यान में रख के मैंने जीवन में क्या क्या गलती की, ऐसी चीजों से बात करके सीबीएसई के नवाचार। मैं कह रहा हूँ लास्ट ईयर 2023 के रिजल्ट्स आप देखो, 10th क्लास में तन्वी नाम से बच्चे 96% के साथ फर्स्ट बैच में, पहले बस उसने किया काम जी सर। उसके प्रेरणा से। और आप प्रेरणा बनाओ, प्रेरणा किसी को प्रेरणा बनाओ जी सर। उस प्रेरणा को आपको उसके लिए काम करना पड़ेगा। फिर एक लीडर आप तैयार कर देंगे प्रेरणा स्रोत, उसको देख करके फिर पीछे वाले बच्चे ये देखेंगे कि यार ये कर सकता तो मैं क्यों नहीं, मैं भी ये सब कर सकता हूँ। 12th क्लास में पुनीत डामोर नाम से बच्चा था, मैं आपको बताऊं कि 95% के साथ सीबीएसई में पहले बैच में, जो 11th कहीं दूसरी जगह से करके आया था, उसके बाद उसने किया काम। तो बहुत से बच्चे 100% रिजल्ट दिए, 200+ आपको मेडल मिले हैं, स्टेट लेवल पे यहाँ के बच्चे खेले हैं, और सब चीजें धीरे धीरे 2 साल के कार्यकाल, ये 2 साल के कार्यकाल। लेकिन वो आपका जो आरबीएससी का जो आपका पैटर्न है, उसी पैटर्न को मेन मेरी जड़ वही है, जिस चीज को मेन थीम थोड़ी बदलता है, नहीं बदलता है, बिल्कुल सही है। तो काम पढ़ाने का ही तो है, चाहे आरबीएससी में हो, चाहे सीबीएसई में हो, चाहे कौटिल्य में हो, चाहे डिफेंस में हो, चाहे कॉलेज में हो, काम तो वही, उसकी थीम तो वही होगी ना, मेन थीम वही होगी जी सर। मेन थीम वही है। उसके बाद उनको जिस लेवल पे उस तरह की कटिंग कर देते हैं उनकी और वो आपको दिखने लग जाता है, वो रिजल्ट निकल के आया है। आईआईटी के क्षेत्र में भी बच्चों का जो रुझान है वो काफ़ी देखने को मिल रहा है। और प्री फाउंडेशन की अपन बात करें तो बच्चों का 11th से ही इंटरेस्ट काफ़ी बढ़ रहा है आईआईटी के क्षेत्र में। कौटिल्य आईआईटी एकेडमी का जो 3 सालों का जो रिजल्ट है वो का अभूतपूर्व है सर। तो इसको लेके आप और क्या कहना चाहेंगे इसके रिजल्ट के बारे में? सर मैं अतुल जी आपसे निवेदन करूं कि 2007 में जब स्कूलिंग के फील्ड में आया था, उससे पहले 4 साल तक मैं आईआईटी को पढ़ाता था। अच्छा, आप पढ़ाते थे? आईआईटी को मैं खुद पढ़ाया था जी सर। और आईआईटी जेआरएफ वाले बच्चों को पढ़ा करके फिर मैंने इनके बच्चों को कैसे तैयार कर सकते हैं इसके ऊपर मेरा खुद का एक रिसर्च प्रोग्राम खुद के साथ ही जिया हूँ मैं, चलते रहता। तो मेरा विनम्रता से निवेदन ये है कि जो कुछ अपन अलग करने का जो प्रयास करते हैं वही बात और वही मेरा फंडामेंटल कॉन्सेप्ट काम में आता है कि पहले बच्चे को पढ़ो, उसके बाद में पढ़ाओ। बच्चे को मैं एक ही बात सिखाता हूँ, मेरे कोटले के जितने भी बच्चे हैं, कि यार आपको जीवन में हमेशा ये कंपटीशन भारत का सबसे टफेस्ट कंपटीशन है। तो एक तो जरूरी नहीं अब्दुल कलाम साहब का आईआईटी में सिलेक्शन, ये एनडीए में सिलेक्शन नहीं हुआ था, ऐसे ही किसी का आईआईटी में सिलेक्शन नहीं हुआ तो वो कोई छोटा या बड़ा थोड़ी हो सकता है, लेकिन ये कंपटीशन बहुत टफेस्ट है। मैं आपको बता दूं इस लेवल का वर्ल्ड का भारत का मानने हैं अपन तो भारत का अच्छा कंपटीशन है। तो निश्चित रूप से पहले बच्चे को मेंटली रूप से प्रिपेयर किया जाता है। मैं उनको हमेशा एक ही बात कहता हूँ कि आपको कांच की गोली बनना है। कांच की गोली? कांच की गोली बनना है। बच्चे पूछते हैं कैसे, मैं कहता हूँ कि यार बेटा आप एक शीशे पे कांच की गोली मारेंगे तो वो क्या करेगी,
वो कांच को उतना सा तोड़ेगी और अपने डेस्टिनेशन की तरफ बढ़ जाएगी, उसको कोई मतलब नहीं है। और उसी शीशे पे यदि आप पत्थर मारेंगे जी सर, तो उस कांच को तो पूरा तोड़ देंगे, लेकिन खुद भी बेटा वहीं गिर जाएगा। बिल्कुल। तो जीवन को इस दृष्टिकोण से आपको जीना पड़ता है। यदि आप आईआईटी के सेक्टर में जाना चाहते हो, एनआईटी के द्वारा कुछ करना चाहते हो, तो निश्चित रूप से पहले तो बच्चे को ये तैयार करें। ये मैं करने का और करवाने का टाइम, उसका मैनेजमेंट बहुत अच्छे से करवाता हूँ। ये कौटिल्य का, मैं ये नहीं कहता काम सब अच्छा करते होंगे, करते हैं, लेकिन अच्छे में से और अच्छा क्या निकाला जा सकता है, ये मैं और मेरी टीम के साथ करने का हम प्रयास करते हैं। आप ये देखें कि लगभग 600 बच्चों ने एग्जाम दी होगी आईआईटी की, क्योंकि 12th तो टारगेट के बच्चे इतने ही थे उनमें से जो आप यदि उसका कौटिल्य का पूरा रिजल्ट देखें तो 99 परसेंटाइल से ऊपर 18 प्लस बच्चे हैं। उनमें से 99 परसेंटाइल से 99 प्लस परसेंटाइल से 18 प्लस बच्चे हैं। जी सर। आप उनके रिजल्ट्स में यदि बात करें तो जनवरी अटेम्प्ट अभी दिया है, 2024 का जनवरी अटेम्प्ट की रिजल्ट की, लेटेस्ट रिजल्ट की मैं बात कर लूं तो उस रिजल्ट को आप देखो तो आदित्य शर्मा 99.83 परसेंटाइल से टॉप किया उन्होंने हमारी कौटिल्य एकेडमी को। उसके बाद में दूसरा बच्चा रहा है सौरभ सांकला, 98.81 परसेंटाइल से सेकंड पोजीशन पे रहा। सौरभ सांकला को देख लो आप, तुषार प्रजापति को देख लो, 99.53 परसेंटाइल से था। उसके साथ साथ आप बात करें तो अविश कुमार था, उसके 99.53 परसेंटाइल रही थे। तो पीयूष शर्मा था, उसके 99.50 परसेंटाइल रहे। मैं अतुल जी आपको ये कहूँगा, समग्रता से यदि कौटिल्य के रिजल्ट को अभी एनालिसिस करेंगे तो वहाँ पे एक टाइम मैनेजमेंट के साथ एक सिस्टमेटिक सिस्टम को फॉलो किया जाता है, ये मैंने उनको सिखाया है। और इसके बाद अभी 3 साल से आफ्टर द कोविड उसके परिणामों में आप निरंतरता के साथ गुणवत्ता देखते जा रहे हैं और इस गुणवत्ता को और ज़्यादा बढ़ाने का प्रयास करेंगे, उस गुणवत्ता के साथ जीने का प्रयास करेंगे। उस एक एक बच्चे को जब ये सिखाने का हम लोग प्रयास करने लग जाते हैं कि बेटा देख, खुद अपने को डूब करके अपने काम को करना है, उसका टाइम मैनेजमेंट कन्वर्ट होती है, टाइम मैनेजमेंट बिठा देते हैं। उसके साथ एक नियमित सीक्वेंस के साथ आप कंटिन्यूटी के साथ उसका ट्रीटमेंट, ऐसा नहीं है कि डाउट काउंटर पे आपके बच्चे को टीचर नहीं मिल रहा है। ये कौटिल्य की परंपरा है, वहाँ के एक एक टीचर कम संख्या में बच्चों को पढ़ाने का प्रयास करते हैं। ऐसा नहीं है कि 300 की भीड़ में आपको बिठा करके आपका बच्चे का नाम ही खो जाए, तैयारी करने आईआईटी की जा रहा है और वो अपने खुद को ही भूल जाए कि मैं कहाँ हूँ, इस भीड़ तंत्र का हिस्सा हूँ या क्या हूँ। खैर ये सबकी अलग अलग मजबूरियाँ हो सकती है, लेकिन मैं इतना विनम्रता के साथ आपको कहना चाहता हूँ कि मैंने कभी इस भीड़ तंत्र के हिस्से में न तो मैं गया हूँ, न मैं जाना पसंद करता हूँ। तो निश्चित रूप से एक सिस्टमेटिक वे में और सिस्टम में काम करने का जो मजा है वो कौटिल्य की टीम बहुत अच्छे से कर रही है और उसी काम को निभा करके हम वास्तविकता में बच्चे को जीना सिखाते हैं। मैं कहता हूँ कल्पना दिखाए, आप हाइपोथेटिकल सिचुएशंस क्रिएट मत करो बच्चे के सामने। कल्पनाओं का संसार सुंदर हो सकता है लेकिन उसमें जिया नहीं जा सकता। वास्तविकता कड़वी है लेकिन उसे छोड़ा नहीं जा सकता। तो इसलिए आपको अल्टीमेटली एक ओरिजिनल सिचुएशन में काम करने की इच्छा शक्ति आप में पैदा करनी पड़ेगी, आप में खुद में और बच्चे में, और उसी का परिणाम अगर अतुल जी ये रिजल्ट कौटिल्य आईआईटी एकेडमी दे रही है। जी सर, बिल्कुल। कौटिल्य की हमने बात की सर, आरबीएससी की बात की, सीबीएसई की बात की, अब आती है नवजीवन डिफेंस एकेडमी। और नवजीवन डिफेंस एकेडमी का जो रिजल्ट्स का रेशियो देखने को मिला है सर, वो काफ़ी बहुत ही बेहद शानदार रहा है। चाहे वो आपके एयरफोर्स के हो, चाहे रिजल्ट हो, चाहे नेवी के रिजल्ट हो, चाहे आर्मी, चाहे एनडीए के। तो इसके बारे में भी क्या कहेंगे? अतुल जी, डिफेंस में विनम्रता से आपको निवेदन करूंगी, मेरे पिता खुद 11th ग्रेनेडियर डिफेंस में सूबेदार से रिटायर हुए हैं। अच्छा। तो मेरे परिवेश में मेरे देहांत उनका जल्दी से हो गया होगा, लेकिन मैं पिता की ड्रेसें देखता था, उनकी आज भी मुझे नंबर याद है, 26-34-934 उनके एक प्रैक्टिकल नंबर उनकी पेटी पे हुआ करते थे। तो मैं देखता था उनकी ड्रेस जो होती थी वो बाद में थी, उनकी माँ, मेरी माँ मुझे नेकर बना के देती थी उनकी काट करके, और फिर खाकी पैंट, वो नेकर जो है वो 26 जनवरी को पहन करके जाया करते थे, लोटे से उसके प्रेस करके जाते थे। तो निश्चित रूप से उस समय का एक जज्बा था। और उस टीम का सदस्य बनने में, जैसे अमित जी सेठी एकेडमिक हेड जिनको बनाया है, या और तो एक पूरे कॉम्बो के साथ आप सब लोग मिलकर के वहाँ भी काम कर रहे हैं। और वहाँ अब जो गर्ल्स का काम शुरू हुआ है उसमें गर्ल्स के मामले में मैं ये कहता हूँ कि उसमें विजनरी सिस्टम, मैं मेरी मिसेज को खुद को कहता हूँ कि आप खुद ध्यान रखें, क्योंकि समग्रता के साथ आप काम करते हो तो एक विचारधारा। मैं हमेशा कहता हूँ कि यार अग्निवीर से क्या हो गया ऐसा, मेरे बच्चे वो अपने मोटिवेट करते हैं। मैं कह रहा हूँ कि नवजीवन का बच्चा ऐसा हो सकता है कि 25% में नहीं आए,
बिल्कुल। तुम्हारा ये कॉन्फिडेंस लूज क्यों है? तुमने नवजीवन में तुम यदि पैर रख लिया क्या बात है। और तुम्हें जज्बा है, तुम 25% में नहीं आए हो यार। मैं उसी कह से रहा हूँ कि घबरा टॉप 10 में आना हो तो आ जाए, हाँ। तुम 25% में घबरा रहे हो। बिल्कुल। तो निश्चित रूप से हर सिचुएशन में बच्चे अच्छे रिजल्ट देने का प्रयास करते रहते हैं। जैसे लास्ट ईयर अभी एग्जाम हुआ था, उसमें से 23 छात्र जो बच्चे थे, उनमें से 4 छात्रों का एयरफोर्स में, 23 बच्चों के एक छोटा सा बैच था, 10 छात्रों का एनडीए में, और इस तरह से खूब छोटे छोटे बैचेज करके उनमें निश्चित रूप से हाँ रिटर्न एग्जाम क्लियर किया। तो बच्चे काम कर रहे हैं, और उसमें निश्चित रूप से ये जो एज है, इसमें बच्चे को थोड़ा सा करके समझाना पड़ता है, और एक समूह में समझाते तो डिफेंस में अच्छा काम होगा। बिल्कुल, डिफेंस में काम अच्छा होता है। और सर मेरा अंतिम क्वेश्चन आपसे ये है कि सर मैं जब भी किसी बच्चे का इंटरव्यू लेता हूँ तो उसके अंदर हर बच्चा ये चीज़ कहता है कि मुझे सर से बहुत कुछ सीखने को मिला, और मैं भी आपसे बहुत प्रेरित हूँ, और जितने व्यूवर्स हमारे हैं वो भी आपसे प्रेरणा लेंगे। तो सर सबकी प्रेरणा आप हैं, तो आपकी प्रेरणा कौन है सर? आप किससे प्रेरित होते हैं? अतुल जी, ये प्रश्न वो प्रश्न है जो मेरे जीवन का आधार है। मेरी प्रेरणा मेरी अनपढ़ माँ थी, और वो एक जीती जागती अनपढ़ महिला जो थी मेरी माँ, वो एक जीती जागती अपने आप में प्रेरणा थी, और एक ऐसी प्रेरणा थी कि जिस प्रेरणा से एक प्रयोगशाला जिसको कह सकता हूँ कि जिसमें सब कुछ था। वो चलते चलते कई बार मुझे सिखा देती थी अपनी मारवाड़ी कहावतों में। मैनेजमेंट मैंने उनसे सीखा। वो अब खेत में जब काम करने के लिए कभी किसी साथी को ले जाना पड़ता था, किसान साथी जिसको मजदूर अपन कहते हैं, कि मजदूरी करने के लिए जाते हैं, तो कभी ज़रूरत पड़ जाती थी तो उनसे कैसे अच्छे से प्यार से काम करवाया जाता है। तो उनका मैनेजमेंट बहुत माइक्रो मैनेजमेंट था, और वो मैनेजमेंट अपन कहीं MBA करके नहीं सीखा। मैंने नहीं सीख सकते। बिल्कुल। फिर पूरा मैनेजमेंट उन्हीं देख के मैंने उनके जीवन शैली से सीखा। फिर वो ऐसी अनपढ़ महिला होते हुए भी ऐसी कहावतें कहती थी कि बेटा, कई बार कहते थे, मेरे बहुत बाद में मेरे समझ में आया कि पुरुषरी थाली के ठोकर कदे नहीं मारनी। तो वो बात में बचपन में मेरे दिमाग में घुसी हुई रहती थी। तो मुझे कभी भी ये वो अहंकार नहीं करने दिया कि यार कोई चीज़ मिली तो उसको हृदय से स्वीकार करो, ऐसा ऊपर मुंह करके चलने की जरूरत नहीं। कई बार कहते थे, बेटा ऊपर मुंह करके ऊपर न थूके जो माँ पढ़िया करे। मैं बच्चा था, मेरी ये 7th क्लास की बात है। फिर मैं कहता कि माँ अब बात क्या कह रही है, तो मैं सोचता, फिर सोच करके ऊपर थूक के देखता, फिर वो अंदर गिरता। मैंने कहा यार वो तो वैसा ही रहा। फिर सामने थूकता, फिर नीचे थूकता। मेरा कहने का मतलब ये है, मैं आपको देसी भाषा में समझाऊं, कि उनकी जो कहावतें, उनकी जो बातें थी, बेटा जेब में रिप्यो नहीं बने जेना मुंडा में शहद राखना चाहिए आदमी। अब आप समझ लो कि आपके जेब में पैसा नहीं है तो मुंह में तो कम से कम शहद रखो यार, मीठी बात करें, मीठी बात करो। तो वो बहुत अलग बोलते थे। वो कई बार मुझे एक बार बोला कि मैं आपसे उस प्रेरणा की क्या बात करूं, जितनी बात करूं उनके साथ। उन्होंने कहा कि यार बेटा, कदे ही मंगर उघाड़ नहीं चालना चाहिए आदमी, बेरो नहीं के हुए। वो कहते थे कि कभी इतना अहंकारी मत करो कि आपके स्वाभिमान की पराजय तभी हो सकती है जब आप में उसके अजय होने का घमंड आ जाए। मैंने सीखा पूरी उनसे, आपकी माँ से सीखा ये बात। वो जो कहते थे ना कि बेटा मंगर चौड़ा कर कदे नहीं चालना जिंदगी में। तो वो एक ऐसी प्रेरणा थी जो क्या क्या कहती थी। मैं कई बार अकेले बैठ करके वहां जाकर के सोचता हूँ उनसे एक एक बात से कि ये बात जब किस वे में उस दिन ऐसे बैठे थे, उस दिन ये बात कही थी, तो उसका आज अर्थ ये है जीवन में। मैं मेरे बच्चों से भी कहता हूँ, आप अपने माँ बाप के नज़दीक बैठ करके उनकी जीवन शैली से सीखना कि वो उन्होंने जीवन में जो जो कठिनाई प्राप्त की हैं, जहाँ जहाँ वो अटके हैं, उनके सूत्र देंगे आपको। सर आज भी वो सूत्र काम आते हैं। आज भी कोई मुसीबत आती है तो आज भी माँ की बातें याद? सर वो मैं मेरे माँ के मंदिर में जाके वही प्रार्थना करता हूँ, उस मुसीबत से निकल जाता हूँ। कॉन्फिडेंस एक तो आता है, बिल्ड करता है, और दूसरी बात वो एक चलती फिरती ईश्वरीय देवत्व था उनमें। उनका नियमित जीवनचर्या, उनको सूर्य भगवान को कल से डालनी तो बिल्कुल देना है। उनका सुबह नहा करके तुरंत पूजा करनी है, तो चाहे सर्दी हो चाहे गर्मी हो, तो वो पूजा पाठ करनी है। आधा घंटे का नियमित उनका पौन घंटे का टाइम था, तो वो जाना ही है। नियमितता और उनकी जीवन की शुद्धता, ये अब मैं तो कहता हूँ ना, माँ से बड़ी कोई प्रेरणा ही नहीं हो सकती। सबकी अच्छी माँ है,
मैं नहीं कहता, लेकिन उनके जीवन में क्या वो संघर्ष था, कैसे वो करते थे, कैसे जीवन में हर स्थिति परिस्थितियों से वो जूझते थे, तो मेरी प्रेरणा वो थी। और निश्चित रूप से अतुल जी उनके संघर्ष, त्याग और परिणाम से और मेरी नवजीवन की टीम के सहारे जो कुछ किया, हम निमित्त मात्र हैं, ईश्वर ही कह करने वाला, ये मानते हुए बिल्कुल आज आपके सामने है। और निश्चित रूप से नवजीवन ग्रुप, उसकी पूरी टीम हर फील्ड में अच्छे से अच्छा सीख कर, मैं सब लोगों को विनम्रता के साथ कहता हूँ कि अच्छे से अच्छा काम करने के लिए हमेशा कटिबद्ध है, प्रतिबद्ध रहेगी और जीवन पर्यंत रहेगी। धन्यवाद। बिल्कुल। और सर ने बहुत अच्छी बात कही कि वैसे मैं एक बात और कहूँगा कि जननी जन्मभूमिश्च स्वर्गादपि गरीयसी, और जननी मतलब माँ और मातृभूमि ये स्वर्ग से के समान है और स्वर्ग से भी बढ़कर है। और इसलिए हमेशा से ही सर के ऊपर आशीर्वाद रहा है अपनी माँ का, और उन्हीं के देन, उन्हीं को लेकर हमेशा नवजीवन साइंस ग्रुप आगे बढ़ा है और अनवरत रूप से आगे बढ़ता रहेगा, अच्छे कार्य करता रहेगा। इसी के साथ हम विदा लेते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद सर। थैंक यू सो मच।